शहीदों के सपने को साकार करने के मूल उद्देश्य से एक विचार मंच के रूप में गठित उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की आज एक वेबिनार हुई। सुशासन के आईने में न्यायालयों में सेवा संबंधी मामलों की बढ़ती संख्या विषय पर आयोजित आज की इस वेबिनार में वक्ताओं ने इस बात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करी कि जिस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को दांव में लगाते हुए 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया, उसी राज्य में आज उन्हें अपने सेवा संबंधी मामलों को लेकर न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा आयोजित आज की इस वेबिनार में सबसे जो अहम न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों की जो संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, उसके कारणों की समीक्षा की गई और इस बात पर भी चिंता व्यक्त करी गई कि तमाम विभागों में जब एक ही प्रकार के जो मामले हैं उनको लेकर जो माननीय न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, उनको सरकार को चाहिए कि समान प्रवृत्ति के ऐसे आदेशों में प्रशासनिक स्तर से आदेश जारी किए जाएं ताकि उन सभी को समान रूप से उनका लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होने पर हर कार्मिक को अपने अपने प्रकरणों को लेकर अलग अलग ढंग से कोर्ट में रिट दाखिल करनी पड़ रही हैं और लगातार कार्मिकों का रुझान कोर्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके ऐसे मामलों के उदाहरण के रूप में बेसिक से LT में समायोजित शिक्षकों के चयन प्रोन्नतिमान को लेकर जारी अलग अलग आदेश के साथ ही जल निगम में सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन से संबंधित लाभों की देयता के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को उदाहरण के रूप में पेश किया गया और सरकार से मांग की गई कि जो समान प्रवृत्ति के जो प्रकरण होते हैं उनको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी को समान रूप से लाभ देने के लिए आदेश जारी करें। और इस वेबिनार में जहाँ सबसे बड़ी बात ये कही गई कि आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29/8/18 के अनुपालन के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। इस न्यायालय द्वारा दिए गए इस आदेश में यह कहा गया था कि अन्य प्रावधानों के अलावा जो मूल प्रावधान था वो ये था कि कार्मिकों के जो हड़ताल और कार्य बहिष्कार के मामलों में संवाद शून्यता की स्थिति पर विराम लगाने के लिए कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक 3 माह में शिकायत निवारण समिति की बैठक आहूत की जाए। लेकिन और इस आदेश के परिपालन में कार्मिक विभाग द्वारा सारे विभागाध्यक्षों को इसका अनुपालन करने के निर्देश दे दिए गए और कोर्ट को बता दिया गया कि हमने आपके आदेश के परिपालन में ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कोर्ट के इन आदेशों का कागजों में तो परिपालन हुआ, लेकिन धरातल पर आज तक परिपालन नहीं हुआ है। न कहीं शिकायत निवारण समिति की हर 3 माह में बैठकों का होना तो अलग, तमाम विभागों में शिकायत निवारण समितियों का गठन ही नहीं हुआ है। इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और तमाम जो भी आज की वेबिनार में वक्ताओं ने जो कुछ अपने विचार व्यक्त किए उन्हें आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। कृपया सुने, देखें। विचारणीय और संवेदनशील हैं तो क्योंकि विषय ये व्यापकता लिए हुए है अपने आप में, तो सुशासन एक अपने आप में ही व्यापक विषय है और खासकर उत्तराखंड नवोदित राज्य ही अभी हम कह सकते हैं, हालांकि 25 साल हो गया है, लेकिन यहाँ से प्रयोग ही चल रहे हैं तो एक तरह से ये नवोदित ही राज्य है। तो हर मामले में प्रयोग ही हो रहे हैं, सेवा संबंधी मामला भी उससे अछूता नहीं है।
तो वैसे सामान्य तौर पर जनरल अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो गुड गवर्नेंस के लिए जैसा पांडे जी ने पृष्ठभूमि से सबको अवगत कराया, गुड गवर्नेंस के लिए हमें एक तो क्योंकि संविधान देश में सुप्रीम है, इसका मतलब ये है कि हम रूल ऑफ लॉ के तहत रहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ का हमें सम्मान करना चाहिए। गवर्नमेंट को, सुशासन का ये एक स्थापित पैरामीटर कहा जा सकता है। तो और जब भी हम सुशासन की बात करते हैं तो वहां पर हमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों पक्षों को देखकर चलना होगा कि व्यवस्थापिका अच्छी विधियां बनाए, अच्छे कानून बनाए, कार्यपालिका उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करे और न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार उसकी न्यायिक व्याख्या करते हुए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करे। और अगर ऐसा तीनों अंग शासन के काम करेंगे तो सुशासन भी आएगा। और सेवा संबंधी मामला हो तो हमारा उत्तराखंड राज्य, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, डोमिनेटिंग स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर सेवा संबंधी मामले और उनसे जुड़े हुए कोर्ट केसेस और इस संदर्भ में सुशासन का विषय बड़ा रेलिवेंट और प्रासंगिक हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें संविधान की प्रावधानों के अनुसार शासन के तीनों अंगों को जहां अपना अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए, वहीं पर हमें संवैधानिक पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना चाहिए और इसी के अनुरूप प्रशासनिक, न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य इस प्रदेश में, देश में, प्रदेश में होने चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि जब भी किसी मामले में अथॉरिटीज, गवर्नमेंट निर्णय लेती है या जुडिशियरी निर्णय लेती है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, नेचुरल जस्टिस के क्या सिद्धांत हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स का ध्यान सभी को रखना चाहिए। और हमें संगठनात्मक तौर पर कार्मिकों को, पेंशनर्स को थोड़ा सा इस अंतर को भी समझना चाहिए कि क्या कोई भी निर्णय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर लेती है, प्रशासन टाइम से मिल रहा था सब जी जैसे जी उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड बनने के बाद जो है लगातार बनते ही जो है जो भी रिटायरमेंट हुए उनके ड्यूज जो है 1-1 साल 2 साल तक जो है वो मिले नहीं। इसके बाद हमने एक इंदिरा जी जब वित्त मंत्री थी तो हमने एक बैठक करवाई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम हमारी स्थिति है, हमारे रिटायरमेंट ड्यूज नहीं मिल रहे, आदमी को रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों की शादी करनी, किसी को ज़मीन है, किसी को मकान बनाना है, कोई बीमार है उसके इलाज कराना है। तो उन्होंने एक बैठक करी। तो ये सन मैं 12 में रिटायर हुआ तो 13 में जो है वो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए जो है हर साल हम जो है अनुदान देंगे 3 किस्तों में। और उस समय बैकलॉग के लिए उन्होंने उस समय दिया पैसा, कुछ हमें जो है 10-15 करोड़ रुपए बैकलॉग जो हमारा था वो दिया। तो 13 में हमें कुछ पैसा जो है वो मिल गया इस तरह से। लेकिन हमारे लगातार आज हमारे 10 करोड़ रुपए हमें पेंशन का चाहिए कम से कम। रिटायरमेंट का जो ड्यूज आज आ रहा है एक महीने में 10 करोड़ रुपए है, और ऐसे ही 8-9 करोड़ रुपए जो है पैसे 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए जो है पर मंथ हमें जो है पे और उसके लिए जल निगम के लिए चाहिए। लेकिन उस समय 12 जब मैं रिटायर हुआ तो 13 में जो है हमको कुछ 13 में 1 साल बाद जो है हमारे ड्यूज जो है कुछ मिले, कुछ हल्के हम हो गए। लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ गई। अभी भी वो 15 करोड़ रुपए तो 3 किस्तों में मिल ही रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि वो पेंशन में ही खर्च हो जा रहे हैं। पेंशन के लिए जब 10 करोड़ रुपए है तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जल निगम में ये कि अपना सरकार ने ये अनुदान तो दे दिए, बाकी वो कह रहा है जो भी ड्यूज होते हैं कि अपना कमाओ अपना खाओ। मतलब जो सेंटेज हमें मिलती है 12.5% जो हम काम करते हैं, सरकार का 12.5% सेंटेज है, उसी पे आपको जो है सारे अपना जितने भी खर्चे हैं वो उसी पे मीट आउट करने, उसी से जो है सरकार अलग से कोई ग्रांट नहीं देती है। अब स्थिति आ गई कि 3-3 साल 2-2 साल जो है जब लोगों की रिटायरमेंट के बाद जल निगम ने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है,
फिर लोगों ने कहा भाई हम कोर्ट में जाएंगे, तो लगातार आज से कम ना हजारों लोग कोर्ट में गए। उसके बाद जो कोर्ट में गए उनका तो पैसा भी इन्होंने, कोर्ट कहता था 2 महीने ये टाइम मांग लेते साहब, अभी हमें 2 महीने दिए जाए, किसी 4 महीने दिए जाए हमें इसके लिए, और उसमें ग्रेजुटी देंगे, फिर 2 महीने बाद फिर हम इसका जो है अन्य ड्यूज देंगे, चाहे लीव इनकेसमेंट हो चाहे वो राशीकरण हो। फिर इन्होंने 2008 में राशीकरण बंद कर दिया। भाई जो अवधारणा होती है, क्योंकि जगह जगह जो भी किताबें हमने भी पढ़ी, जो भी हमने देखा, और 32 साल का तजुर्बा हमने सामने है, उत्तराखंड राज्य भी, उत्तर प्रदेश भी था, तो न्याय की अवधारणा कहाँ से जन्म लेती है और कहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये तो सब किताबों में जो लिखा है तो बहुत बढ़िया है, उसमें आर्टिकल भी हैं, उसके अलग विभिन्न उसके भी होंगे, परंतु भी होंगे, कोर्ट की परिभाषाएं भी होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कैसे हैं, उनकी मंशा क्या है, कौन से व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, कौन व्यक्ति शासन में सचिव बनता है, कैसी फाइलों को आगे बढ़ाता है और कैसे उसमें क्या आते हैं निर्णय होते हैं। बहुत बड़ी मैं जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात करूँ, चाहे हमारे जो भी हमारे इनका मामला है, हमारे फिलोलॉजी का मामला है, बहुत समान मामला है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, 19 में क्या लिखा है, भाई साहब संविधान में क्या लिखा है, सांविधानिक क्या लिखा है, वो सेकेंडरी मैटर, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, सवाल तो ये है। अधिकारी हाथ में क्या बंद रखा है, रात को 1 बजे किसी बस में, कार में, वो पता नहीं उसमें भी नहीं बैठना चाहिए था, भाई ड्राइवर देख के जैसी गाड़ी में बैठी, ड्राइवर ने उसका बदतमीजी शुरू कर दी, उसको चलती गाड़ी से कूदना पड़ा, और अभी तक डीएम प्रसाद ने उसकी गिरफ्तारी नहीं करा पाए। ये तो हमारा उत्तराखंड राज्य हो गया साहब, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, न कांग्रेस का नेता, न बीजेपी, कोई यूं घंटमला आदमी मारा जाएगा, इनके चुनाव करा लो, कर्मचारी मर जाए, ऐसा राज्य हमको भी साहब नहीं चाहिए, जितना हो सका हम विरोध करेंगे। प्रमोशन दिया है, तो ये 2006 का ऑर्डर था। 2008 में मैं रिटायर हो गया, तब भी इन्होंने जो है वो डीपीसी नहीं करी और मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे जॉब मिली प्राइवेट किसी पॉलिटेक्निक वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं कुरुक्षेत्र चला गया, वहाँ मैं 4 साल रहा। तो उस बीच में मैं लिखा पढ़ी करता रहा कि भाई मुझे वेतन दिया जाए और जो कोर्ट के आदेश हुए हैं उसका पालन किया जाए। नहीं हुआ, कोई जवाब भी नहीं आया, तो पुनः आकर के मुझे हाई कोर्ट में नैनीताल में फिर से मुझे 2014 में वो करना पड़ा केस कि भाई दोबारा से कि भाई मुझे क्यों नहीं दिया गया। उसका फैसला भी 2020 में आया, वो भी मेरे पक्ष में आया, फिर भी विभाग नहीं माना, और फिर विभाग ने जब लिखा तो कोर्ट ने जो है वो ट्रिब्यूनल को दे दिया। ट्रिब्यूनल से पिछले साल मेरे पक्ष में फैसला आया और विभाग ने फिर भी मना किया। अब ये स्थिति है कि मैं जहाँ था वहीं, यानी 3 बार कोर्ट से फैसला होने के बाद, 1 बार ट्रिब्यूनल से फैसला होने के बाद, फिर भी विभाग ने मुझे जो मेरा हक मिलना चाहिए था वो नहीं। इसकी वजह से कम 2,500 से 3,000 रुपये जो वर्तमान में मैं सोच रहा हूँ पर मंथ का मेरा जो है वो पेंशन में लॉस हो, यानी 30,000 रुपये साल का। 17 साल तो हो गए मुझे वैसे ही रिटायर हुए, और जब भी ये कोई ये होगा पे कमीशन बैठेगा तो उसका मुझे रेकरिंग लॉस होता चला जाए। स्थिति है ठीक। जो भी प्रमोशन ड्यू था उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो अगर कोर्ट का आदेश था और सारी एलिजिबिलिटी पूरी होती थी तो अपने के नियम तो ये कहते हैं कि टाइम पर डीपीसी हो जानी चाहिए। तो इसमें सवाल तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस का था, यथा समय कंप्लायंस नहीं हुई एलिजिबिलिटी पूरी होते हुए भी, तो इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए थी। और जो भी क्यों था पीड़ित हमारे कार्मिक का, तो उनको यथा समय नोशनली चीजें मिलनी चाहिए। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी हैं कार्मिक के, लॉ भी ये कहता है, नेचुरल जस्टिस भी ये कहता है। जो हमारे पूर्व वक्ता ने अभी कहा कि हमें क्या क्या कोर्ट केसेस को वास्तव में नियम भी है, कानून भी है, प्रक्रिया भी है, तो हमें कार्मिक एकता मंच के माध्यम से क्या क्या सुझाव देना चाहिए। इसमें स्पेसिफिक मैं ये कहना चाहूँगा कि न्याय विभाग ने अपनी एक वादकारिता नीति बनाई हुई है। तो सामान्यतः देखने में आता है कि जितना भी लिटिगेशन हो रहा है, खासकर सर्विस मैटर से रिलेटेड, उस लिटिगेशन पॉलिसी के हिसाब से भी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो हम कार्मिक एकता मंच के माध्यम से उस वादकारिता नीति को भी एक बार देख लेंगे
उसमें से जिन जिन चीज़ों को भी व्यवहार में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो हम सुझाव के तौर पर गवर्नमेंट को कह सकते हैं, ऐसा हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। ये एक व्यवहारिक चीज़ है जिसका पालन नहीं हो पा रहा है। हम इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सुझाव के तौर पर रिक्वेस्ट मंच से कर सकते हैं। वादकारी नीति मैं प्रोवाइड करा दूंगा पांडे जी। बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर। बहुत बेसिक संवर्ग का शिक्षक कोर्ट गया, माननीय उच्च न्यायालय में गया, उनको भी जो है उनकी बेसिक संवर्ग की सेवा को जोड़ते हुए एलटी में चयन और प्रोन्नति दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने 2006 की नियमावली के अनुसार बेसिक संवर्ग के प्राथमिक के हेड और जूनियर के सहायक अध्यापक शैक्षिक स्नातक शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको चयन और प्रोन्नति वेतनमान देने के आदेश जारी किए और विभाग ने उनको दे दिया। वही शैक्षिक योग्यता प्राथमिक का हेड, जूनियर का सहायक, स्नातक प्रशिक्षित बीएडधारी 2014 की नियमावली के अनुसार वो भी कोर्ट गया और कोर्ट ने उनको देने से इनकार कर दिया। एक ही संवर्ग के हैं, एक ही विभाग के हैं, ये न्यायालय एक वाद है, उस पर एक टेक्निकल केवल खेल नियमावली का है। 2006 की नियमावली में समायोजन शब्द लिखा है, 2014 की नियमावली में पदोन्नत शब्द लिखा है। इस कारण जो है उनको देने से इनकार कर। तो कुल मिलाकर जो है इसी क्रम को, शिक्षा विभाग के क्रम को भी आज के वाद में जो है समाचीन करते हुए मैं अनुरोध करूँगा न्यायाधीश जी से भी, माननीय वालजा साहब जी से भी, जिससे कि इसका समाधान पटल पर आ सके। अब अगर पूरे परिवेश पदोन्नति का मामला हो, चाहे बेसिक संवर्ग के शिक्षकों का एलटी में चयन प्रोन्नति वेतनमान का मामला हो, और चाहे सीधी भर्ती प्रधानाचार्य का मामला, ये सब इसमें पूरे न्यायालय में पड़े हुए, और जितना पैसा खर्चा इनको देने में होता है उससे ज़्यादा वहाँ ये आने जाने में पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर जो वकील रखे उन पर बर्बाद कर रहे हैं। इन बातों को लेते हुए टॉपिक पर चर्चा करते हुए आगे इसको कैसे किस दिशा के लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा समराइज करने के लिए सम्मान्य अध्यक्ष जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। कोर्ट के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में एक जैसे हड़तालों के बारे में आया है, एक जब PIL दाखिल हुई थी उसमें कोर्ट ने आर्डर कर रहे थे कि एक हर विभाग के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ एक संवाद की स्थिति बनाने के लिए हर विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन करने के निर्देश दिए थे। कार्मिक विभाग द्वारा उसमें एक आध सर्कुलर भी हुए थे, लेकिन वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 2017-18 की बात थी वो, तो आज तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ट्रांसफ़र एक्ट है, ट्रांसफ़र एक्ट के मामले को लेकर हर साल ट्रांसफ़र एक्ट के जो उल्लंघन के मामले हैं, पिक एंड चूज हो रही है एक्ट के बावजूद उसमें, तो उसको लेकर भी हर साल माननीय न्यायालय में बड़ी संख्या में वादों की संख्या बढ़ रही है ट्रांसफ़र एक्ट के उल्लंघन के मामलों में। और जो शिकायत निवारण समिति, अगर हमारा अपना मानना है कि अगर शिकायत निवारण समितियाँ जो कोर्ट के निर्णय के अनुरूप अगर हर विभाग में शिकायत निवारण समितियों का गठन हुआ होता तो काफ़ी जो मामले हैं उनके समाधान की दिशा में वो एक बेहतर उस पर निर्णय हो सकते थे। पांडे जी, ये शिकायत निवारण समिति वाला मामला आपने पहले भी उठाया था और ये बहुत प्रासंगिक है। ये कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि मंच ने भी इस पर काफी प्रयास किए थे। लेकिन फिर से मंच की ओर से इस पर जोर दिया जाना, सुशासन के पक्ष में जोर दिया जाना फिर से जरूरी है कि हम शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को कार्य रूप में परिणित करें और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हम सेवा संबंधी मामलों में खासकर इसको हम इम्प्लीमेंट करें। ऐसा निवेदन सुझाव ये दिया जा सकता है पुनः। ठीक सर। और ट्रांसफर एक्ट के मामलों में क्या है सर, हर साल ट्रांसफर के मामलों को लेकर हर आदमी जो सब हो रहा है कोर्ट की शरण में जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इतने एक्ट के अनुसार कोई भी विभाग एक्ट के अनुसार ट्रांसफर कर ही नहीं, आपकी के चूज चल रहा है। हाँ, इसको लेकर भी वादों की संख्या बढ़ रही है।
हर साल। हाँ, ट्रांसफर एक्ट की वजह से तो लिटिगेशन काफी बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि ट्रांसफर एक्ट जो कि एक कानून है, कानून को डे टू डे फंक्शनिंग के हिसाब से कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाएगा कि आप दुर्गम सुगम की परिभाषाएं अपने हिसाब से तय कर लीजिए। धारा 27 में आप जब डेविएट करना हो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में आ जाइए, जब पालन न करने की मंशा हो वैसा कर लीजिए। तो ऐसे प्रावधान उस एक्ट में क्या बनाए रखना जरूरी है? इस पर भी कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्रावधान हैं जिनकी वजह से लिटिगेशन बहुत बढ़ रहा है? तो ऐसे हम चिन्हित करने पर विचार कर सकते हैं कि किन किन प्रावधानों को इसी रूप में बनाए रखा जाए या फिर इनको मॉडिफाई किया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए, इस पर हम लोग स्पेसिफिक कुछ सुझाव दे सकते हैं। जी, मेरा अपना मानना ये। ठीक है, ठीक।